सभी दोस्तों को नमस्कार। आज के वीडियो में हम बीएड पाठ्यक्रम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक एक्शन रिसर्च की चर्चा करने जा रहे हैं और इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आप लोग ये समझ पाएंगे कि एक्शन रिसर्च क्या है तथा किस प्रकार से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जो समस्याएं हैं और विद्यालय में हमारे सामने दिन प्रतिदिन जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का हम कैसे समाधान कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है। शिक्षा में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे संसाधन लगे हुए हैं। यदि हम संसाधनों की दृष्टि से देखें तो इसमें मुख्यतः हम दो प्रकार के संसाधनों की चर्चा करते हैं। पहला आपका है मानवीय संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स और दूसरा आपका है भौतिक संसाधन यानी फिजिकल रिसोर्स। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी शिक्षा व्यवस्था संचालित होती है या कोई भी व्यवस्था संचालित होती है। इसके बाद यदि हम तत्वों की दृष्टि से देखें तो इसमें छात्र है, इसमें शिक्षक है, इसमें हमारा पाठ्यक्रम है और इसके साथ साथ समाज के प्रतिनिधि के रूप में हमारा प्रबंधन तथा प्रशासन यानी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। अब किसी भी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य होता है अपने बालकों का सर्वांगीण विकास करना, उनकी विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करना। इसलिए हम एक व्यवस्था बनाते हैं। जैसे हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र में कार्यों को या अपने उद्देश्यों को प्रभावशाली तरीके से प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं या उस व्यवस्था के विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं उन तत्वों के मध्य एक सामंजस्य को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। और जो ये सामंजस्य जितना स्ट्रांग होगा, जितना अच्छा होगा, हम अपने उद्देश्यों को उतने अच्छी तरीके से प्राप्त कर पाएंगे या जो हमारी व्यवस्था होगी वो उतने गोल ओरिएंटेड होगी यानी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होगी या उसकी ओर जो है अग्रसर होगी। शिक्षा की यदि हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इसमें छात्र है, इसमें शिक्षक है, इसमें आपका करिकुलम है और इसमें आपका मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हालांकि प्रत्येक व्यवस्था का उद्देश्य या प्रत्येक व्यवस्था में जितने भी लोग लगे हुए हैं, जो भी लोग उसको रेगुलेट कर रहे हैं, उनका ये उद्देश्य होता है कि वो अपनी व्यवस्था को प्रभावशाली बनाए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ कमियां व्यवस्था में रह जाती है। यदि हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो कई बार छात्र की तरफ से कुछ कमियां रहती हैं, शिक्षक की तरफ से कुछ कमियां रहती हैं, पाठ्यक्रम शिक्षण सहायक सामग्री की तरफ से या हमारा जो प्रशासन और प्रबंधन है उसकी तरफ से भी कुछ कमियां रहती है। अब यदि हम इन कमियों का समय रहते समाधान नहीं करेंगे तो हमारी शिक्षा व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी या अपने उद्देश्यों को प्रभावशाली तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएगी। हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि हम एक साथ सारी समस्याओं को खत्म कर देंगे, लेकिन यदि हम समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे और समस्याओं के साथ ही लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो एक टाइम बाद हमारी जो व्यवस्था है वो फेल हो जाएगी। इसके लिए हमें लगातार अपनी व्यवस्था से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान करते रहना होता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक्शन रिसर्च की, तो एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि जो हमारे विद्यालय की दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं वो किसी से भी जुड़ी हुई है, वो छात्र से जुड़ी हुई है, वो अध्यापक से जुड़ी हुई है, प्राचार्य और शिक्षकों का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है या मैनेजमेंट और जो है जो रेस्ट ऑफ दी जो उसमें कर्मचारी हैं उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है। तो ऐसी कुछ समस्याएं हमारी हो सकती है या पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे तत्व हैं जो समस्याएं लगातार पैदा कर रहे हैं। तो हम उन समस्याओं को जो है क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं या सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। अब जैसे अनुसंधान की बात आ रही है तो सामान्यतः अनुसंधान में क्या होता है, जो आपका मौलिक अनुसंधान होता है
मौलिक अनुसंधान में हम नवीन सिद्धांतों और नवीन तथ्य और ज्ञान की खोज जो ज्ञान होता है उसकी खोज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान एक व्यवहारिक प्रकार का अनुसंधान है। इसमें हम कोई नए नियम या नए सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं करते, बल्कि शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम समाधान करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो मौलिक अनुसंधान होता है और जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। उद्देश्य के हिसाब से अंतर है, उसमें लगे हुए जो उपकरण हैं, उसमें जो उसकी पॉपुलेशन है, जो उसका सैंपल है, जो उसके उद्देश्य हैं, तमाम बातों को लेकर दोनों में क्या है, अंतर है। तो फिलहाल हमें क्रियात्मक अनुसंधान की चर्चा करनी है। तो क्रियात्मक अनुसंधान एक व्यवहारिक अनुसंधान है जो शिक्षा व्यवस्था से संबंधित जो व्यवहारिक समस्याएं दिन प्रतिदिन आती रहती है, तो इन समस्याओं का जो है हम क्या करते हैं, समाधान करते हैं। डॉक्टर एस एम कोरे को जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान की व्यवस्था को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है। ठीक है ना। अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि समस्याएं क्या क्या आ सकती है, ठीक है, तो समस्याएं जैसे छात्रों से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती है, उनके व्यवहार से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती है, छात्र अनुशासन से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ शिक्षण से संबंधित समस्याएं मतलब जो टीचिंग मेथड है या शिक्षक का कम्युनिकेशन है, उसका जो है टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है उसको यूज करने का जो तरीका है, उससे जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती है। इसके बाद जो है गृह कार्य, जो होमवर्क बच्चों को दिया जाता है, उनसे जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है। आपका जो है प्रधानाचार्य और शिक्षकों के मध्य जो कोऑर्डिनेशन है या अन्य जो कर्मचारी हैं उनके मध्य जो कोऑर्डिनेशन है उससे रिलेटेड समस्या हो सकती है। ठीक है, तो इन तमाम समस्याओं का समाधान हम क्या करते हैं, एक्शन रिसर्च के द्वारा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब जो है जो एक्शन रिसर्च होता है, एक्शन रिसर्च में जो है पाठ में बच्चों की रुचि कैसे जागृत करें, ठीक, जो उनका उच्चारण संबंधी जो उनकी अशुद्धियाँ हो रही हैं या जो है उनकी वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियाँ हो रही हैं, उन अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाए, पाठ के प्रति या जो हमारे प्रकरण हमारी किताबों में दिए हुए हैं उनमें उनकी रुचि कैसे पैदा की जाए। ठीक है, उसके साथ साथ जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसको प्रजातांत्रिक कैसे बनाया जाए। ठीक है, जो शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ या स्ट्रेटजीज यानी जो युक्तियाँ हैं उनको कैसे प्रभावशाली बनाया जाए, तो इनके बारे में हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। सामान्यतः यदि हम इसके स्टेप्स की बात करें तो बेसिकली इसमें 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहले जो है हम समस्या का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, माना हमारी समस्या क्या है। दूसरा स्टेप इसमें इस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम में हम किसी एक समस्या को लेते हैं। जैसे हम समस्या लेते हैं कि छात्र जो है होमवर्क को नहीं कर रहे या होमवर्क के प्रति जो है लापरवाही कर रहे हैं या गृह कार्य के प्रति जो है इनके मन में अरुचि है, ये निरंतरता के साथ या समय पे जो है अपने गृह कार्य को नहीं करते। ठीक है, तो ये एक समस्या है और इस स्टेप के अंतर्गत जो है हम इस समस्या को डिलिमिट भी कर देते हैं, इसका सीमांकन भी कर देते हैं कि माना हमारा टॉपिक है कि छात्रों में गृह कार्य के प्रति अरुचि के कारणों का अध्ययन करना। ठीक है, तो जब हम समस्या का सीमांकन करेंगे यानी उसके क्षेत्र को हम घटा देंगे, छोटा कर देंगे। अब छात्र तो एक विद्यालय में माना 500 छात्र हैं, तो उन सारे छात्रों पर अध्ययन करना कई बार एक शिक्षक के लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उसे जो है इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य कार्य करने हैं। ठीक है, तो हमने इस समस्या का सीमांकन कर दिया यानी इसको डिलिमिट कर दिया। डिलिमिट करने का मतलब है कि एक निश्चित सीमा पे हम इसको बांध देते हैं। अब हम जो है समस्या को बना देते हैं कि कक्षा 10 के सामाजिक विषय
कि छात्रों में गृह कार्य के प्रति अरुचि के कारणों का अध्ययन करना। ये हमारी समस्या हो गई, हमने इसको सीमांकित कर दिया। दूसरा जो हमारा इसमें स्टेप है, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना जिसे हम कह रहे हैं। परिकल्पना किसी शोध समस्या का एक संभावित समाधान है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है। तो परिकल्पना के फॉर्मुलेशन से पहले हम जो ये समस्या है, गृह कार्य से संबंधित समस्या, इसके कारणों का हम विश्लेषण करते हैं। जैसे हम इसमें कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे शिक्षक जो है निरंतर जो है मूल्यांकन नहीं करता गृह कार्य का। दूसरा, सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे विषय हैं, इसमें भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, तो काम का बोझ अधिक रहता है, इसलिए बच्चे जो है होमवर्क नहीं करते हैं, ठीक है। एक कारण ये हो सकता है कि शिक्षक का व्यवहार आवश्यकता से ज़्यादा उदार है। बच्चों को ऐसा लगता है कि यदि होमवर्क नहीं भी करेंगे तो टीचर जो है उन्हें ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे या उन्हें पनिश नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इन कारणों का हम विश्लेषण करते हैं और फिर कुछ चीज़ों को लेके जो हमें ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है उसको लेके हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। तो माना हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि शिक्षकों या टीचर के द्वारा लगातार मूल्यांकन न करना, या हम इसको ऐसा कहें कि शिक्षक यदि गृह कार्य का लगातार मूल्यांकन करें तो गृह कार्य में छात्रों की रुचि उत्पन्न की जा सकती है या रुचि को पैदा किया जा सकता है। ये हमारी क्या होगी, हाइपोथेसिस हो गई। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके बाद हम रिसर्च डिजाइन यानी जो हमारा एक्शन रिसर्च है उसके लिए डिजाइन तैयार करते हैं। डिजाइन का मतलब ये है कि हम निर्णय लेते हैं कि कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, चाहे डेटा कलेक्शन के लिए हम करें या चाहे जो है जो आपका आंकड़ों का विश्लेषण है तो उसके लिए यदि हमें जो है सांख्यिकी विधियों का है तो उसका कौन सी विधियों का हम चयन करें, कौन से उपकरण हम यूज करें। उपकरण से सामान्यतः तात्पर्य है कि जैसे हम डेटा कलेक्शन करते हैं तो डेटा कलेक्शन के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, जैसे आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, आपका साक्षात्कार हो सकता है, प्रश्नावली हो सकती है, या शोध में अन्य भी बहुत सारी चीज़ें आपकी यूज की जा सकती है, ठीक है। तो रूपरेखा मतलब जो है शोध विधि के बारे में, शोध के उपकरणों के बारे में हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं कि हम अपने शोध में इन चीज़ों को क्या करेंगे, लागू करेंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा, शोध की कार्य योजना, यानी उसकी रूपरेखा, उसकी प्लानिंग, उसका डिजाइन हमने तैयार कर दिया, ठीक। उसके बाद आपका जो चौथा स्टेप उसका आएगा। तो चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, डेटा का कलेक्शन करेंगे। अब जो मौलिक शोध होते हैं या दूसरे प्रकार के शोध होते हैं, जैसे हम पीएचडी के लिए माना कोई शोध कर रहा है तो वहाँ पे डेटा कलेक्शन बड़े लेवल पे होता है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बड़ी होती है तो सैंपल भी क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन एक्शन रिसर्च एक बहुत छोटा क्या है, बहुत छोटी समस्या को लेके हमने जो है एक छोटा सा रिसर्च हम जो है अपने विद्यालय में, और विद्यालय की भी छोटी इकाई हम क्लास में उसको आयोजित कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम बहुत साइंटिफिक या इस प्रकार की विधियों का मतलब डेटा कलेक्शन के लिए जनरली यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे सामान्यतः जैसे आपका ऑब्जर्वेशन हो गया या निरीक्षण, आपका जो है जो इंस्पेक्शन है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं। अब जो समस्या हमने ली है कि कक्षा 10 के जो सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं वो उनकी जो है गृह कार्य के प्रति अरुचि है। तो माना यहाँ पे हमने एक विधि का प्रयोग किया, इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण किया। हमने जो है उनकी जो अन्य विषयों की का जो होमवर्क है उसका थोड़ा हमने निरीक्षण किया, उसको देखा कि क्या सामाजिक विषय की तरह ही ऐसे बच्चे अन्य विषयों में भी कर रहे हैं या केवल सामाजिक विज्ञान में ही कर रहे हैं। इसके अलावा हम बच्चों का साक्षात्कार भी ले सकते हैं, उनसे कुछ
उससे रिलेटेड हम 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन बना के, जिससे कि हमें विश्वसनीय तथ्यों या विश्वसनीय सूचनाएं बच्चों से क्या हो सके, प्राप्त हो सके। या हम कुछ जो है कुछ कारण, अरुचि के कुछ कारण बना सकते हैं, जैसे टीचर का जो है लगातार मूल्यांकन न करना, कार्य का अत्यधिक बोझ होना, जो उनका जो घर है वहाँ पे जो है कार्य करने की जो है उचित दशाएं ना होना। तो ऐसे हम कुछ क्या कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स निर्धारित कर लेते हैं और बच्चों को ये कहते हैं कि आप इनको प्राथमिकता दो। प्राथमिकता दो मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है उसको 1 नंबर दो, उसके बाद जो उसके बाद है उसको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो इस प्रकार से उनको क्या दो, प्राथमिकता दो। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब छोटी विधियों के माध्यम से जिसमें समय कम लगे और समय कम के साथ जो है हम विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव डेटास को हम जो है प्राप्त कर सकें, तो हम ऐसी विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगी, डेटा कलेक्शन होगी। तो डेटा कलेक्शन जब हमारा हो जाता है तो आपका अगला जो 5वां स्टेप आता है इसमें, वो है आपका डेटा एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी सूचनाओं का विश्लेषण करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो बच्चों ने जो सूचनाएं हमें दी, हम उसका टेबुलेशन करते हैं, उसको जो है अलग अलग उसका सारणीन हम कर सकते हैं अलग अलग टेबल में रख के, और सांख्यिकी विधियाँ जैसे आपका परसेंटाइल हो गया, काई स्क्वायर हो गया, या अन्य जो सांख्यिकी विधियां हैं जिनका प्रयोग जो है डेटा को एनालिसिस करने के लिए किया जाता है, उन विधियों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और डेटा को जो है डेटा का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण मतलब जो सारी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को हम अलग अलग टुकड़ों में बांट करके अलग अलग फ्रेगमेंट्स में जो है उनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, और अंतिम जो हमारा बिंदु हमारा जो स्टेप है, चरण है क्रियात्मक अनुसंधान का, वो है फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन, यानी निष्कर्षों का प्रतिपादन। और फिर हम एक निष्कर्ष पे आते हैं। यहाँ पे जो है हमारी जो हाइपोथेसिस है, हमारी जो परिकल्पना है, उसकी टेस्टिंग आपकी जो है 5वें स्टेप में होगी। तो यहाँ पे जो है उसकी पुष्टि हो जाती है कि हमारी परिकल्पना एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। अर्थात यदि ऐसे आंकड़े आते हैं, यदि ऐसे निष्कर्ष निकलते हैं, माना हम परसेंटेज विधि का प्रयोग करते हैं डाटा एनालिसिस में, और माना जो है 100 में से 80% बच्चे इस वाले फेवर में हैं, इस वाले कारण के साथ हैं कि टीचर लगातार जो है गृह कार्य का मूल्यांकन नहीं करता है, तो इसका मतलब हमारी क्या होगी, हमारी जो है हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, और इस कारण पे जो है अब हमारा निष्कर्ष निकल गया कि भाई जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है। हालांकि होमवर्क के प्रति अरुचि के जो है एक ही कारण नहीं हो सकता है, उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग कारण है उसके बाद जो है निष्कर्षों के बाद जो है हम उनको प्रायोरिटी के हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने निष्कर्ष निकाल दिया। सबसे महत्वपूर्ण जो काम हमें किस क्षेत्र में करना है कि हमें लगातार बच्चे का जो होमवर्क हम उसको देते हैं उसका मूल्यांकन करते रहना, उसको देखते रहना। दूसरा जो है हमें जो है माना जो है डेटा एनालिसिस के द्वारा दूसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग बिंदु आया है वो आया है कि जो हमारा होमवर्क है उसको थोड़ा कम दिया जाए, बच्चे की रुचि का काम दिया जाए, जिसमें उसको जो है बोझ न लगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, निष्कर्षों का प्रतिपादन करते हैं। और जब हमारे सामने निष्कर्ष आ जाते हैं तो फिर हम उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि हम उनको लागू करते हैं कि अब हमारी जो ये समस्या है उस समस्या का समाधान करने में हम इस प्रकार से जो है ये जो हमारे निष्कर्ष इस रिसर्च के द्वारा आए हैं तो हम उनको लागू करके और अपनी प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो एक्शन रिसर्च है ये हमारी शिक्षण अधिगम से जुड़ी हुई जो व्यवहारिक समस्या है उन समस्याओं के समाधान का एक तरीका है, और ये बहुत ही व्यवहारिक रिसर्च है
जो मौलिक रिसर्च होता है वो सैद्धांतिक होता है, जो फंडामेंटल रिसर्च होता है वो सैद्धांतिक होता है। मतलब जो है उसमें नए सिद्धांत, नए ज्ञान की बात हम करते हैं, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में ऐसा नहीं होता। दूसरा, जो आपका मौलिक रिसर्च होता है वहाँ पे जो है जैसे आप पीएचडी करेंगे तो आपको जो है कम से कम एक विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपको जो है उसका प्रशिक्षण लेना ज़रूरी है। आप रिसर्च के फील्ड में प्रशिक्षित होने चाहिए, तभी आप जो है फंडामेंटल टाइप्स के जो है रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक स्कूल का प्रधानाचार्य, एक किसी विषय का अध्यापक भी जो है ऐसा क्रियात्मक प्रकार के अनुसंधान को कंडक्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है आज का टॉपिक था, क्रियात्मक अनुसंधान। आशा है कि आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से क्रियात्मक अनुसंधान को समझने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।